हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम अगस्त 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने वन लाइनर्स जो था उसको पढ़ लिया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की जो खबरें हैं उनको कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल न्यूज़ जितने भी है उनको आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हमने पिछली बार वाला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था तो उसमें कुछ एक न्यूज़ क्योंकि एडिट करने में वो थोड़ा क्रॉप हो गया था, तो हम उन न्यूज़ को यहाँ पर दोबारा से एक बार कवर कर लेते हैं। काला सागर अनाज पहले यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। काला सागर को मैंने आपको कहा था कि आप इसको जो है मैप में लोकेट कीजिएगा। इसमें यही जो है काम की चीज़ यही थी कि आपको इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नेक्स्ट देखिए कि बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने खाद्य पदार्थों की कमी को और बढ़ती जो कीमतें हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर के खाद्य पदार्थों की कमी और इन्फ्लेशन को लेकर के अभी जो है वो क्या कहते हैं उसको आपातकाल या इमरजेंसी जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और न्यूज़ है इसी प्रकार की कि जो पेरू, दक्षिण अमेरिका का जो पेरू देश है वहाँ पर एक रोग फैल गया है। उसको लेकर के यहाँ पर 90 डेज़ की हेल्थ इमरजेंसी पूरे देश में लगाई गई है। उस रोग का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है गुलियन बैरे सिंड्रोम, GBS भी इसको कहते हैं, GBS। तो ये जो है पेरू के अंदर फैला है और यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा देश है जिसने सुपरमार्केट में प्लास्टिक को जो है प्रतिबंध किया है, प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है वर्ल्ड का जिसने कि ऐसा किया है। फिर देखिए कौन से देश की संसद है जिसने हमारे देश की जो मैकमोहन लाइन है, आपको पता है चाइना और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो उसको जो है मान्यता प्रदान की है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है। तो ये अमेरिका है और जाहिर सी बात है कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है। अब देखिए जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके अंदर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग का जो ग्रुप है उसमें पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश जो है वो कौन सा बना है। तो UAE पहला अरब देश है जो इसके अंदर सम्मिलित हुआ है। फिर देखिए कि नाटो जो है उसके विस्तार में अभी नया सदस्य बना है। तो नाटो में 31वां सदस्य आपको पता है फिनलैंड को बनाया गया था, 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन बनाया गया है अभी। तो इसकी बात पिछली वाली मैगजीन में भी हमने देखा था कि बात चल रही थी स्वीडन की। तो अभी 32वां जो इसका सदस्य देश बना है वो स्वीडन बना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर INS कृपाण के बारे में हम पढ़ चुके थे कि रक्षा सहयोग के चलते हमने वियतनाम को INS कृपाण जो है उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वियतनाम को जो है INS कृपाण दिया गया है। फिर देखिए IUCN ने जो है अपना पहला क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दुनिया में स्पीशीज सर्वाइवल का कौन सा केंद्र है? तो जो IUCN है उसने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला केंद्र स्थापित किया है। तो 10 केंद्र ऑलरेडी जो है 9 केंद्र ऑलरेडी थे, 10वां केंद्र अभी स्टैब्लिश किया है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। तो ये जितनी चीज़ें इसमें मैंने टिक मार्क की है आपको बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब चलेंगे हम हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर। पहली न्यूज़ हमारी ये है कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने उपाध्यक्ष का जो पैनल होता है उसके अंदर 4 महिला सांसदों को पहली बार नामित किया है। तो ये पहली बार है कि जो है 4 महिलाएं जो है एक साथ इस पैनल के अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो महिलाएं हैं उनको पहली बार इसमें समानता दी गई है, यानी कि जो बराबरी पर जो है वो हिस्सेदारी दी गई है। तो समान प्रतिनिधित्व जो है पहली बार महिलाओं को दिया गया है। तो उपाध्यक्ष के पैनल में 4 जो महिलाएं सम्मिलित की गई हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक है एस फांगनोन, ये नागालैंड से हैं और नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार लगाया है। इनके बारे में न्यूज़ भी काफ़ी अभी आ रही है तो इसको ध्यान आपको ट्रैक करना चाहिए न्यूज़पेपर में भी। फिर है PT उषा, फिर है फौजिया खान और एक है सुलता देव। अब देखिए इनके अलावा, इन महिला सदस्यों के अलावा जो है विजयसाई रेड्डी, घनश्याम तिवाड़ी, डॉक्टर L हनुमंतया और सुखेंदु रे जो है इनको भी पैनल में शामिल किया गया है। हमको हालांकि जो है महिला सदस्यों के बारे में ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये नागालैंड से है, ये मैंने आपको अभी बताया। फिर देखिए यहाँ पर PT उषा जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, प्रसिद्ध एथलीट है और राज्यसभा के लिए इनको मनोनीत किया गया था, ठीक है, नॉमिनेटेड थी। एस फांगनोन कोन्याक जो हैं ये BJP से हैं और इनको नागालैंड में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी गई जो है राज्य की दूसरी महिला है, राज्य से यानी नागालैंड राज्य से ये दूसरी महिला हैं। फौजिया खान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं और सुलता देवी जो है वो बीजू जनता दल से है। अब देखिए संवैधानिक पार्ट हम इसका कुछ देख लेते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 118 का सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए जो है वो विधिक नियम बनाने के अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। यानी कि जो भी रूल्स होंगे वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट खुद अपने लिए या सदन जो है वो खुद अपने लिए बनाता है। तो राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति जो है सदस्यों में से उपसभापति का एक पैनल नामित करता है, जो तब तक पद पर रहता है जब तक कि उपसभापति का एक नया पैनल नामित नहीं हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब कोई भी व्यक्ति अध्यक्षता करता है सभापति के रूप में, उपसभापति के रूप में, तो उनकी शक्तियां जो है वो यहाँ पर समान होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर वर्तमान में संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 115 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में 82 है और राज्यसभा में 33 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है JJM डिजिटल अकादमी की स्थापना हेतु जो है वो समझौता किया गया है। हालांकि इसमें देखिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जैसे याद करने जैसा या एग्जाम में क्वेश्चन बनने जैसा कुछ नहीं है, तो हम इसको जस्ट एज अ ग्लांस लेंगे कि जल जीवन मिशन जो है उसका एक डिजिटल एकेडमी स्टैब्लिश किया जा रहा है और ECHO इंडिया की सहायता से इसको स्थापित किया जाएगा। ECHO क्या है, तो एक गैर लाभकारी संगठन है और JJM डिजिटल अकेडमी की स्थापना में विभाग की सहायता जो है वो करेगा। उसके अलावा देखिए यह MOU रूरल वॉश पार्टनर्स पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि अकादमी के माध्यम से विभाग का लक्ष्य विभिन्न प्रशासकों, इंजीनियर, पंचायत पदाधिकारी, स्वच्छता कार्यकर्ता, पैदल सैनिकों जैसे जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न जो हितधारक हैं उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी क्षमता निर्माण करना इस डिजिटल एकेडमी का लक्ष्य होगा। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना एक प्रकार से इसका लक्ष्य है। तो ये बात हो गई। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। फिर देखिए भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में जो है वो शामिल किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ इसका उद्देश्य क्या है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जो है इसको 2022 के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया था और इसका उद्देश्य यहाँ पर देखिए, उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। यानी कि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या उसके अंदर गैप्स हैं, उसको फिल करना है और जो वैश्विक प्रतिक्रिया है उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन हमको स्टैब्लिश करना है, उसको लेकर के ये जो है एक वैश्विक ग्रुप जो है बनाया गया था और इसके चैंपियंस ग्रुप में अभी जो है भारत को शामिल किया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें GCRC की देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है। ये जो पूरा ग्रुप है GCRC ग्रुप, इसमें चैंपियंस ग्रुप के द्वारा इस पूरे को जो है वो चलाया जाता है। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के HOS और HOC जो है वो इसमें शामिल होते हैं। अब और एक चीज़ इसके अंदर ये है कि भारत की तरफ से इसके अंदर कौन शामिल है, तो भारत में जो विदेश मंत्रालय के सचिव होंगे संजय वर्मा, उनको जो है इसमें इस पूरी प्रक्रिया में शेरपा के रूप में नामित किया गया है। तो हालांकि इतनी सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान नहीं रखनी है, शेरपा के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा और चैंपियंस ग्रुप में भारत को शामिल इसमें किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सागर संपर्क को लेकर के। तो DGNSS यानी कि स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसका फुल फॉर्म है, इसने भी सागर संपर्क का जो है वो उद्घाटन किया है। इसका क्या मतलब है कि देखिए समुद्री क्षेत्र के अंदर डिजिटलीकरण जो है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो हमारा केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय है उसने एक स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, तो ये उपग्रह प्रणाली है सागर संपर्क, इसको अभी जो है वो लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या करेगा कि जितने भी लाइट हाउसेज है उसका डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, और रेडियो सहायता वगैरह जो है वो करेगा। तो ये सारे कार्य जो है इसके द्वारा किए जाएंगे। अब देखिए ये जो सेवा है DGNSS की जो सेवा है ये नागरिकों को, या जो नागरिक कह रही हूँ, नाविकों को जो है सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी। बंदरगाह और बंदरगाह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर टकराव जो होते हैं, ग्राउंडिंग और दुर्घटना जो होती है उनको कम करने में जो है वो मदद करेंगे और जहाज़ों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही जो है वो इससे पॉसिबल हो पाएगी। तो ये जो हमने पढ़ा DGNSS, इसका फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और इसी को दूसरा नाम दिया गया है सागर संपर्क। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम क्या है, सागर संपर्क क्या है। तो ये एक जो है उपग्रह प्रणाली है या सैटेलाइट सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है IMO SOLS यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी और नेविगेशन और ILA यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज़ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण रेडियो सहायता तंत्र प्रणाली ये जो है वो है।
नाविकों को 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार करने में भी ये मदद करता है। तो ये सारे इसके फीचर्स है। हालांकि आपको जो मेन बात है इसकी ये ध्यान रखिएगा, सागर संपर्क आपसे पूछ रहे प्रीलिम्स में कोई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। लंबाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए इसके अंदर आपको बेसिकली ये जो लंबाणी क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखना है। G20 का जो अभी कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी जो कि कर्नाटक के हम्पी में आयोजित की गई है, तो वहाँ पर इन वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। लंबाणी का अर्थ होता है कि जो कपड़ा होता है उसमें पैच वर्क, मिरर वर्क और जो रंगीन थ्रेड्स है उससे कार्य किया जाता है। और इसमें जो है इसके अंदर जो है जो ये लंबाणी प्रदर्शन है यह प्रयास प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ मिशन आपको याद होगा, हमने पढ़ा है। तो ये जो है पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली होता है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, उससे संबंधित है। और CWG की पहल कल्चर फॉर लाइफ, पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली और स्थिरता की दिशा में एक ठोस कार्रवाई के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो है ये जो लंबाणी कला जो है ये पर्यावरण से भी जो है इसका जुड़ाव रहा है। और लंबाणी अपने आप में एक ग्रुप भी है, कर्नाटक के कुछ गाँव के अंदर एक समुदाय है, वहाँ की ये महिलाएं जो है आजीविका के लिए इस कार्य को जो है वहाँ पर करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ये हमने आपको पहले बताया था कि वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए PGI-D पर संयुक्त रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो ये PGI क्या है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो हमारे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो जारी किया जा रहा है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का अर्थ यही है कि भाई किस प्रकार से जो है स्कूली शिक्षा के अंदर जो है साक्षरता को लेकर के किस प्रकार का प्रदर्शन जिलों के द्वारा या फिर जो जिलों कह रही हूँ यानी कि जो स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसके अंदर देखिए कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक PGI-D परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स पर संयुक्त रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। तो आप देखिए कि PGI-D अगर लिखा है तो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होगी ये रिपोर्ट, ये 2021-22 में प्रस्तुत की गई है। और 2020-21 की जो रिपोर्ट है वो आपके 21-22 की जो रिपोर्ट है वो आपके केंद्र शासित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए है। कहने का मतलब ये है स्टेट्स के लिए भी है, यूटीज़ के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी इसको जारी किया गया है। तो अब देखिए रिपोर्ट काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे इसके अंदर संकेतक हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको देखते हैं। 83 संकेतक हैं, 600 अंकों की कुल वेटेज इसके अंदर शामिल है, 6 श्रेणी इसके अंदर जो है शामिल की गई है। भाई परिणाम कैसा है, प्रभावी कक्षा कार्य संपादन है कि नहीं, बुनियादी ढांचा सुविधाएं एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आपको यहाँ ध्यान नहीं रखनी है। अब देखिए इसमें जो कैटेगराइजेशन होता है यानी श्रेणियों का वर्गीकरण होता है वो 10 श्रेणियों में होता है। जैसे कि एक अगर उच्चतम यानी 90% से ऊपर अगर कोई स्कूल आता है तो उसको दक्ष कहा जाएगा, दक्ष श्रेणी में रखा जाएगा। 81 से 90% आता है तो उत्कर्ष कहा जाएगा। अति उत्तम के लिए 71 से 80%, उत्तम के लिए 61 से 70%, प्रतिष्ठा के लिए 51 से 60%। और अगर आप लास्ट में देखिए तो आता है आकांक्षी, लास्ट वाला जो है आकांक्षी के अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन जो है वो इन्होंने किए हैं। तो अब देखिए काम की बात क्या है कि कोई भी जिला शीर्ष 2 ग्रेड यानी दक्ष और उत्कर्ष के अंदर सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमारी 2 कैटेगरीज हैं दक्ष और उत्कर्ष वाली, इसमें कोई भी जिला जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाया है। और अगर यहाँ पर देखें तो जो परिणाम है उसके अंदर किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष ग्रेड जो है वो हासिल नहीं किया है। ओनली पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो ग्रेड प्रचेष्टा 2 में जो है वो स्थान पाने में सफलता प्राप्त की है। तो ये इसमें काम की बात है। राजस्थान की बात करें तो ये आकांक्षी फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसका स्कोर 521 से 580 के बीच में रहा है, तो वहाँ पर राजस्थान ने स्थान हासिल किया है। तो राजस्थान जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है इसके अंदर, तो आकांक्षी वाली जो कैटेगरी है उसमें राजस्थान का स्थान है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल को लेकर के। आपको पता है कि पिछली बार वाली मैगजीन में भी हमने पढ़ा था कि हमारे देश में पहला जो सहकारी संचालित कोऑपरेटिव के द्वारा जो संचालित स्कूल है वो गुजरात के मेहसाणा के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो इसका जो है गृह मंत्री के द्वारा जो है, गृह मंत्री क्योंकि सहकारिता मंत्री भी है तो उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा सहकारिता संस्था इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल जो है वो इसके अंदर जो है एक प्रतिष्ठित दूध सहकारी संस्था दूध सागर डेयरी जो है उसके प्रणेता मोतीभाई चौधरी के द्वारा जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर यह PPP आधार पर कार्यरत होने वाला देश का 20वां तथा सहकारी संस्था द्वारा निर्मित देश का पहला सैनिक स्कूल है।
यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट मोड पे तो जो है 20वां स्कूल है, लेकिन सहकारी संस्था के द्वारा इसको अगर संचालित किया जा रहा है तो ऐसा देश का ये पहला स्कूल जो है ये मेहसाणा वाला स्कूल है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस की है। ये है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसको यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप देखें कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा भी जारी किया जाता है, लेकिन ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जारी किया गया है। खास बात क्या है इसमें? खास बात सिर्फ ये है कि भारत में पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको जो है कोई भी चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी है। काफ़ी सारी, क्योंकि इसमें बातें दे रखी है, सभी संकेतों में गिरावट आई है, गरीबों की संख्या जो है वो जो है कम हुई है, 16.4% हुई है, कुपोषण पीड़ित, कई सारे इसके अंदर जो है वो कैटेगरीज दी हुई हैं। इतनी आपको ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा 41.5 करोड़ लोग जो है भारत में वो गरीबी रेखा से जो है वो बाहर आए हैं। फिर शॉर्ट न्यूज़ में अगर हम देखें क्या क्या काम की बातें हैं, शॉर्ट न्यूज़ के अंदर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है मंत्रालयम। तो मंत्रालयम जो है क्या है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के अंदर एक गांव है जहां पर अभी जो है पंचलोह की एक प्रतिमा बनाई जाएगी भगवान श्री राम की। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा कई सारी बातें, तुंगभद्रा नदी पे विजयनगर साम्राज्य, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। मंत्रालय में एक गाँव है आंध्र प्रदेश में और वहाँ पर जो है भगवान श्री राम की पंचलोह प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। फिर देखिए सूरत डायमंड बोर्स क्या है, तो ये एक तरीके से एक पूरा भवन है, एक इमारत है जिसको कि जो है गुजरात के अंदर बनाया गया है, और इसने जो है अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, तो उसकी बिल्डिंग जो है सबसे बड़ी मानी जाती है, कार्यालय भवन उसका सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है, उसको पीछे छोड़ करके जो है ये एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है हमारे देश में बनाया गया है। इसमें 65,000 से ज़्यादा जो हीरे के जो कारीगर होते हैं, आपको पता है सूरत के अंदर हीरों का काम होता है, तो वो जो है इसमें कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसमें क्या क्या आयताकार हैं, ये सब इतनी बातें आपको नहीं ध्यान में रखनी है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इससे। और देखिए नेक्स्ट है कि तंजानिया के अंदर जो है भारतीय आईआईटी कैंपस जो है वो खोला जाएगा। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ का जो जांजीबार नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर आईआईटी जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसका पहला कैंपस जो है वहाँ पर लगाया जाएगा। इसमें भी इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए शॉर्ट जो हमारा वन लाइनर्स है वहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम किस वैश्विक संस्था ने 1 बिलियन यूरो तक की ऋण सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है? तो यूरोपियन निवेश बैंक जो है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उन्होंने हमारे भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। फिर देखिए यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करगिल के अंदर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर है वर्ष 2024 के लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ जो एनडीए है को चुनौती देने के लिए अभी कौन सा अलायंस बनाया गया? तो आपको पता है कि काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडिया अलायंस को। इंडिया का फुल फॉर्म यहाँ पर देखने लायक है इसका, क्योंकि नहीं पूछेंगे लेकिन एक जागृति के रूप में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इसका इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, जिसके नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है? तो ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में रक्षा क्षेत्र की किस इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। फिर यहाँ देखिए कि नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी जो जिला है वहाँ पर किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का नाम क्या है जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये मधुमास इसका नाम है, हो सकता है पूछ ले मधुमास क्या है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है उसका नया नाम है, यहाँ पर उसका जो छात्रावास है उसका नाम है। फिर देखिए यहाँ पर जो है भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य यानी इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। और लास्ट है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT.in ने किस इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है? तो अकीरा जो है एक रैंसमवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। अकीरा क्या है? आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा रहा अकीरा क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, यूपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन। तो अकीरा क्या है? एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स को हैक करके जो है सिक्योरिटी के लिए थ्रेट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये रैंसमवेयर होता है।
अब जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। तो अब तक का आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी हम इस मैगज़ीन को कंप्लीट कर देंगे। अब तो गाड़ी एकदम बहुत तेज़ चलेगी अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।